इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियल बिल्स, जो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है और जिसे हम सेगमेंट्स भी बोलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रेजरी बिल एंड कॉल नोटिस बिल। ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम कमर्शियल बिल बोलते हैं। अब कमर्शियल बिल का मतलब क्या होता है, इसे हम जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कमर्शियल बिल्स क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हमने ट्वेल्थ में पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है। कमर्शियल बिल बिल एक ऐसी बिल होती है जब कोई बायर जो गुड्स है वो क्रेडिट पे खरीदता है सेलर से। ठीक है, क्रेडिट, अगर क्रेडिट होगा, अगर क्रेडिट पे खरीदेगा तभी वो कमर्शियल बिल आएगा, नहीं तो नहीं आता है। ठीक है। सपोज ये पर्टिकुलर मिस्टर ए क्या है, सेलर है, और मिस्टर बी बायर है। ठीक है। और मिस्टर बी इसके शॉप पे आए टीवी लेने के लिए। ओके, और मिस्टर बी ने क्या किया, सपोज 30,000 की क्या की टीवी ली। ठीक है, 30,000 की टीवी ली सेलर से, और ये क्रेडिट पे लिया, मतलब कुछ अमाउंट उन्होंने सेलर को पे कर दिया। सपोज उन्होंने 5,000 पे कर दिया और 25,000 क्रेडिट पे ले लिया। ठीक है। तो मिस्टर ए ने क्या किया, एक बिल बनाया जिसे हम ट्रेड बिल बोलते हैं। एक बिल बनाया और बायर को दे दिया। ठीक है। उस बिल पे डेट, जिस डेट पे बायर को पैसे वापस पे करने, वो डेट लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है, टाइम डेट सब लिखा होता है। तो ये बिल सेलर ने बायर को दे दी। अब क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि इस सेलर के पास सिर्फ एक ही बायर आए, बहुत सारे बायर आते हैं जिसको ये क्रेडिट पे प्रोडक्ट देता है। ठीक है। तो बहुत सारे बायर आने की वजह से क्या होता है कि इतनी सारी बिल होती है, और सेलर को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो क्या करता है, ये सारी बिल्स, जो भी बिल्स होती है, सारी बिल्स को क्या करता है, कमर्शियल बैंक के पास जमा करता है। कमर्शियल बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अभी मुझे पैसे की ज़रूरत है, उसे पैसे दे दो। तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, पैसे दे देती है सेलर को, और फिर ये जो बिल है, जो ड्यू डेट होता है, उस डेट पे कमर्शियल बैंक क्या करती है, बायर से पैसे कलेक्ट करती है। जो भी अलग अलग बायर होते हैं उससे पैसे कलेक्ट करती है। ठीक है। बट इस चीज़ के लिए, इस सर्विसेज के लिए बैंक, कमर्शियल बैंक कुछ कमीशन भी चार्ज करती है। तो पहले तो ये सेलर के पास अगर ये बिल थी तो उसे हम ट्रेड बिल बोलते थे, बट जब सेलर इस बिल को बैंक में सबमिट करता है तो वो बिल हो जाती है कमर्शियल बिल। ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, अभी पढ़ेंगे हम। कमर्शियल बिल इज शॉर्ट टर्म, नेगोशिएबल एंड सेल्फ लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट विद द लो रिस्क। ठीक है। सेल्फ लिक्विडिटिंग का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी बिल होती है जो पैसे क्रिएट करती है। ठीक है। इस बिल को दे के हम पैसे ले सकते हैं। ओके, इसलिए ये क्या है, सेल्फ लिक्विडेटिंग है। ठीक है। बिल खुद ही पैसे क्रिएट करती है, क्यों, क्योंकि बिल पे अमाउंट होता है, ड्यू डेट होते हैं। ठीक है, एक प्रूफ होता है। विथ लो रिस्क, यहाँ पे रिस्क नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। ये सेलर है, सेलर ने बिल ड्रॉ करके बायर को दी है। ठीक है। तो बैंक आके इस बायर से वो बिल के पैसे लेता है। ओके। ऑन They are negotiable instrument drawn by the seller on the buyer for the value of goods delivered by him। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है दे आर negotiable instrument draw by seller। कौन ड्रॉ करता है, सेलर ड्रॉ करता है ऑन बायर, वैल्यू ऑफ गुड डिलीवर बाय हिम। ठीक है। सच बिल्स आर कॉल्ड ट्रेड बिल। इस बिल को, जो मैंने समझा है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, इस बिल को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल्स। When trade bills are accepted by commercial bill, commercial banks, दे आर कॉल्ड कमर्शियल बिल। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, अगर वो ट्रेड बिल जब तक सेलर बायर के लिए ड्रॉ करता है तो वो ट्रेड बिल होता है, और वो जैसे ही कमर्शियल बैंक के पास आती है कमर्शियल बिल बन जाती है। ये इतना ही कंसेप्ट है। इफ द सेलर गिव सम टाइम फॉर द पेमेंट, द बिल इज पेबल एट द फ्यूचर डेट। ठीक है। जनरली द मेच्योरिटी पीरियड इज अप टू 90 डेज। ये याद रखना है, कमर्शियल बिल का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो कितने टाइम के लिए होता है, 90 डेज के लिए होता है। ठीक है। ड्यूरिंग the usance due period, if the seller is in need of fund he may approach his bank for discounting the bill। ठीक है। इस बीच अगर सेलर को, जैसे कि मैंने बताया, इस बीच अगर सेलर को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो सेलर बैंक को अप्रोच कर सकता है, बैंक के पास जा सकता है। बैंक क्या करेगी, उसको पैसे दे देगी, फिर बाद में वो पैसे बायर से ले सकती है, बट उसके लिए बैंक कमीशन चार्ज कर देगी। कमर्शियल बैंक कैन प्रोवाइड क्रेडिट टू द कस्टमर बाय डिस्काउंटिंग कमर्शियल बिल। ठीक है।
The banks can rediscount the commercial bill any number of time during the usance period of bill and get money. ठीक है, वो कभी भी क्या कर सकता है, बिल को रिडिस्काउंट कर सकता है, मतलब बायर से वो पैसे ले सकता है बिल के थ्रू। ठीक है। कमर्शियल बिल्स आर शॉर्ट टर्म होता है क्योंकि हम मनी मार्केट पढ़ रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म आएंगी। कमर्शियल बिल आर शॉर्ट टर्म, नेगोशिएबल एंड सेल्फ लिक्विडेटिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। दे हैव द लाइबिलिटी टू मेक द पेमेंट ऑन फिक्स डेट व्हेन द गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट। ये अंडरलाइन करने वाली चीज़ है। क्या लिखा है कि लाइबिलिटी टू मेक द पेमेंट ऑन फिक्स डेट पे पेमेंट करना पड़ता है व्हेन गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट। जब गुड्स क्रेडिट पे लेते हैं तभी कमर्शियल बिल होता है, राइट। दे आर एसेट विद द हाई डिग्री ऑफ द लिक्विडिटी एंड लो डिग्री ऑफ रिस्क। ठीक है, ये एसेट होता है हाई डिग्री का, मतलब क्या कर सकते हैं कि इस बिल में रिस्क तो होता नहीं है क्योंकि बायर से पैसे ले लेते हैं, इसलिए क्या लिखा है, हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी एंड लो डिग्री ऑफ रिस्क। कमर्शियल bills are very important devices for the providing short term credit to the trader and commerce। समझ में आया, कमर्शियल बिल क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए है बट बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक्स को प्लस ट्रेडर को भी पैसे प्रोवाइड करती है अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई नीड्स हो तो ये कमर्शियल बिल है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, अब सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट जो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है ये क्यों इशू होता है। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी जो बैंक होती है उसके पास इतनी इनफ अमाउंट नहीं होती है कि वो सबको लोन दे सके, राइट। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में ना लोन लेने वाले बैंक के पास बहुत ज़्यादा कस्टमर रहते हैं बट बैंक के पास उतना पैसा नहीं होता है लोन देने के लिए। तो फिर कमर्शियल बैंक क्या करती है, ये सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट जो सीडी कहते हैं हम जिसे, वो इशू करती है। ठीक है, तो ये जब इशू करती है तो कौन लेता है इसे, यहाँ पे लिखा कमर्शियल बैंक भी ले सकती है और डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ले सकती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब ये सारे इंस्टीट्यूट बैंक को पैसे देंगे तो कुछ रिटर्न भी मिलेगा उन्हें, राइट। मतलब कुछ इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा उन्हें, ऐसा तो नहीं वो फ्री में पैसे रखेंगे और उतना ही पैसा वापस लेंगे, नहीं, उन्हें भी कमीशन मिलता है, उन्हें भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। तो ये सारे जिनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट रहता है वो जब बैंक को ज़रूरत है या फिर इंस्टीट्यूट को ज़रूरत है तो उसे दे देते हैं। ठीक है, तो मार्केट को दे देते हैं, राइट। तो वो मार्केट क्या करती है और बैंक क्या करती है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट इशू करती है जो पैसा देता है, राइट। तो क्या तो उसे हम सीडी बोलते हैं, वो फिक्स पीरियड के लिए थे या फिर कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई एक इंडिविजुअल अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करता है उसे हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, राइट, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। बट अगर यही कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं या फिर कॉर्पोरेट्स करते हैं तो उसे हम सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, देखो सीडीज आर अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट इशूड एट डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। ये क्या होता है, अनसिक्योर्ड बोल दिया इन लोगों ने, राइट। दे आर इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। देखो क्या होता है कि ये कौन इशू करता है, कमर्शियल बैंक करती है और डेवलप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं। ठीक है, तो मार्केट में जो जिसको ज़रूरत होती है, कुछ इंस्टीट्यूशन को भी ज़रूरत होती है, तो वो ये कमर्शियल बिल इशू करते हैं, राइट। तो ये अनसिक्योर्ड क्यों है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हो सकता है लॉस में चले जाए, फिर पब्लिक को उतना पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। सीडीज आर मार्केटेबल रिसिप्ट ऑफ फंड्स डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर द फिक्स पीरियड एट द स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट किया जाता है ये सर्टिफिकेट बैंक्स में, और स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, रिटर्न मिलने वाला है, वो भी स्पेसिफाइड होता है। They are bearer instrument and are readily marketable. Okay, they are attractive to both the bankers and the investors in the sense that farmer is not required to encash the deposit prematurely, while the latter can sell CDs in the secondary market before its maturity। तो क्या लिखा है, ये अट्रैक्टिव होता है टू बोथ द बैंकर्स एंड द इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए भी और बैंकर्स के लिए, इन द सेंस दैट फॉर्मर इज नॉट रिक्वायर्ड टू इनकैश द डिपॉजिट, मतलब प्री मेच्योरिटी के पहले वो डिपॉजिट को निकाल नहीं सकते, राइट।
वाइल द लेटर कैंसिल, और बाद में क्या कर सकते हैं ये लोग, वही जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं बिफोर इट्स मेच्योरिटी। दस द सीडी आर हाईली लिक्विड एंड रिस्कलेस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये हाईली क्या होता है, लिक्विड होता है और रिस्कलेस होता है। ठीक है, इसे अनसिक्योर्ड ऊपर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये कौन, आरबीआई कोई गवर्नमेंट इशू नहीं करता है, कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते, राइट, इसलिए वहाँ पे अनसिक्योर्ड लिखा है। बट यहाँ पे ये भी लिखा है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे लिखा है कि रिस्कलेस है और ऊपर लिखा है कि अनसिक्योर्ड है, तो ये बात होती है, रीज़न होता है कि ये कुछ इंस्टीट्यूट इशू कर रहे हैं इसलिए अनसिक्योर्ड है। बट अगर देखा जाए ये तो रिस्कलेस ही होता है, क्योंकि क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ पीरियड के लिए, ये अमाउंट देती है कोई भी इंस्टीट्यूट, इन्वेस्टर्स बैंक को देते हैं, राइट, फिर बैंक क्या करती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है, बाद में मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद वो इन्वेस्टर वापस पैसे ले लेता है। ठीक है, इस तरह ये क्या होता है, रिस्कलेस होता है। ओके, सीडीज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन जून 1989। ठीक है, याद रखना सीडीज, ये आपको शॉर्ट नोट में सॉरी ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं। सीडीज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन जून 1989। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ द स्कीम वॉज टू एनेबल द कमर्शियल बैंक टू रेज द फंड फ्रॉम द मार्केट थ्रू सीडी। वेरी सिंपल, ये आपका ये पूरा समरी समझ लो। ठीक है, ये जो मैंने समझा है वही है, अगर आप ये पढ़ लोगे ये लाइन तो आपको समझ जाएगा सीडीज क्या है, मतलब सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स क्या है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, द मेन पर्पस ऑफ स्कीम, इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है कि जो कमर्शियल बैंक को पैसे की कमी पड़ जाती है, राइट, तो उस पैसे को रेज करता है, राइट, फिर कमर्शियल बैंक क्या करती है, फंड फ्रॉम द मार्केट थ्रू सीडी। तो कमर्शियल बैंक क्या कर सकती है, मार्केट से पैसे ले सकती है, क्या इशू करके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जैसे कि एक प्रूफ दिया जाता है मार्केट में लोगों को कि हाँ वो पैसे आपको कुछ मेच्योरिटी पीरियड के बाद उस प्लस इंटरेस्ट रेट के साथ आपको वापस मिलेंगे, राइट। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल स्कीम, सीडीज वर issued in the multiples of 25 lakhs subject to minimal size of an issue being 1 करोड़। ठीक है, ये अमाउंट दिया गया है कि कौन से अमाउंट में, कितने अमाउंट में, मल्टीपल्स में ये सीडी क्या होता है, इश्यू होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। ठीक है, दे हैड द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको अमाउंट, मेच्योरिटी पीरियड और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये 3 बातें हर एक इंस्ट्रूमेंट में मनी मार्केट के याद रखना है। ओके, टू 1 year, okay, 3 months to 1 year. They can be issued at discount to the face value, and the discount rate can be freely determined by the issuing bank and the market. ठीक है, बैंक और मार्केट डिसाइड करती है कि डिस्काउंट पे करना है या फिर इंटरेस्ट रेट पे करना है। ठीक है, डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर कमर्शियल सॉरी ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है, राइट, अगर वो 100 रुपीज़ की है तो बैंक उसको कितने में बेचेगी, 95 में बेचेगी, राइट, और मेच्योरिटी पीरियड 100 रुपीज़ की है तो बैंक उसको कितने में बेचेगी, 95 में बेचेगी, राइट। मेच्योरिटी पीरियड होने पे जिसने 95 में खरीदा है उसको 100 ही मिलेगा, राइट, तो एक्स्ट्रा मिला ना, उसने सिर्फ 95 में खरीदा और उसे मिला कितना, 100, राइट, तो ये होता है डिस्काउंटेड टू द फेस वैल्यू, राइट। or they are freely transferable but only after the locked in period of 45 days after the date of issue। ठीक है, वो ट्रांसफरेबल है, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैंने पढ़ा ना सेकेंडरी मार्केट में वो प्री में बिफोर इट्स मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी के पहले वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में, मतलब दूसरे को बेच सकते हैं। ठीक है, बट 45 डेज के बाद। ओके, तो ये है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये कुछ रेपुटेड कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज इशू करती हैं जब उन्हें शॉर्ट पीरियड के लिए पैसों की फंड की ज़रूरत होती है, तो वो मार्केट में ये कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, वो बैंक के पास से इशू नहीं करते। ठीक है, ये डायरेक्टली मार्केट में इशू करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्या लिखा है यहाँ पे, कमर्शियल पेपर इज़ एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये अनसिक्योर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि ये कौन इशू करता है, कुछ रेपुटेड मैन्युफैक्चर कंपनीज और फाइनेंस कंपनी इशू करती है, इसलिए ये क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है। ठीक है,
अगर ये गवर्नमेंट इशू करती है तो सिक्योर्ड लिखता है। इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट्स विद द फिक्स मेचोरिटी, कुछ फिक्स मेचोरिटी के लिए इशू की जाती है। दे इंडिकेट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन ऑफ एन इशूअर, राइट। दे आर क्वाइट सेफ एंड द हाईली लिक्विड, ये क्वाइट सेफ होते हैं और हाईली लिक्विड होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, बेच के पैसे ले सकते हैं। मतलब होता है, मैन्युफैक्चरर कंपनी अगर उसे फंड की ज़रूरत है तो वो क्या कर सकता है, ये ये जो कमर्शियल पेपर है इसे मार्केट में इशू कर सकता है और पैसे ले सकता है। ये प्रॉमिसरी नोट होती है, राइट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। They generally issued by the lending national, reputed, highly rated, and the credit-worthy large manufacturer in the finance company in the public as well as private sectors. ठीक है, यहाँ पे बैंक की बात नहीं की इन लोगों ने, याद रखना आपको, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में इशू की जाती है। They are issued on the discount to the face value. The issuer promises the buyer a fixed amount at the future date. ठीक है, जो इशूअर रहता है वो प्रॉमिस करता है बायर को कि वो फिक्स मेचोरिटी पीरियड होने पे अमाउंट मिलेंगे, राइट, वापस। हिज लिक्विडिटी एंड द अर्निंग पावर आर द ओनली गारंटी, इस पेपर की लिक्विडिटी और अर्निंग पावर ही एक गारंटी होती है, इसलिए क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है। ओके, देखो, कमर्शियल पेपर वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन जनवरी 1990s। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कमर्शियल पेपर कब इशू हुआ, कमर्शियल पेपर कब इशू हुआ, 1990। कमर्शियल पेपर्स वर लॉन्च्ड इन इंडिया विद द व्यू टू इनेबल द हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर्स टू डाइवर्सिफाई देयर सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड एडिशनल इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसका एम क्या था कि जो कॉर्पोरेटिव सेक्टर्स है उनको शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये बिल इशू कर सकते हैं। ओके, RBI has no modified its original scheme in order to widen the market for commercial paper। ठीक है, RBI ने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है इस कमर्शियल पेपर को या फिर कमर्शियल पेपर को एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, राइट। तो ये फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। अभी नेक्स्ट है रेपोस। ठीक है, द मेजर फंक्शंस ऑफ द मनी मार्केट इज़ टू प्रोवाइड लिक्विडिटी। ये बोला है कि जो मनी मार्केट है, क्योंकि मनी मार्केट नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये मनी मार्केट है, ठीक है, तो मनी मार्केट का मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी इन द मार्केट, राइट। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई करना, मनी प्रोवाइड करना। ठीक है, जब शॉर्ट टर्म के लिए नीड हो। RBI यूजेस रेपो टू अचीव दिस फंक्शन। ठीक है, अगर RBI को भी ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट पीरियड के लिए किसी भी फंड की, तो वो रेपो ये इशू करती है। ठीक है, ये फंक्शन यूज़ करती है। द रेपो इज़ यूजफुल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इनेबल द स्मूथ एडजस्टमेंट टू ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी अमंग द मनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड सच एज बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर। ठीक है, अगर जो ये मनी मार्केट जो है, जो इंस्ट्रूमेंट है रेपोस, ये क्या करता है, लिक्विडिटी स्मूथ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए। ठीक है, स्मूथली मतलब लिक्विडिटी हो जाती है क्योंकि ये रेपोस है, राइट। ये इंस्ट्रूमेंट है एक, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट में उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे मिल जाते हैं, राइट। और रेपोस और रिवर्स रेपो, पहले रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तो आप लोगों ने सुना होगा। रेपो और रिवर्स रेपो रेट का मतलब मैं समझाती हूँ। रेपो मतलब क्या होता है, जब रेपो रेट, राइट, जब कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेती है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए RBI से लोन लेती है, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट, जिस रेट पे देती है रेपो रेट, राइट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जब RBI सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लोन लेती है या फिर फंड लेती है कुछ यूज़ के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए, जो भी रिलेटेड हो कंट्री से, राइट, उससे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे रेपो और रिवर्स रेपो इज द ट्रांजेक्शनल इन विच टू पार्टीज एग्री टू सेल एंड परचेज द सेम सिक्योरिटी। ठीक है, दो पार्टीज आती हैं जो एग्री होती है कि सेल और परचेज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट। अंडर रेपो द सेलर गेट्स इमीडिएट फंड्स बाय सेलिंग स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स विद द एग्रीमेंट टू रीपर्चेज द सेम एट द म्यूचुअली डिसाइड फ्यूचर डेट एंड द प्राइस। ठीक है,
ये जो अंडर रेपो रेट होता है ये क्या होता है, सेलर गेट्स इमिडिएटली फंड, ठीक है, बाय सेलिंग स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, राइट, ये बॉन्ड्स हो गया या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, इमिडिएटली सेल करके फंड लेता है, ठीक है, विद एन एग्रीमेंट टू रिपर्चेज द सेम एट द म्यूचुअली डिसाइड फ्यूचर डेट। और एग्रीमेंट वगैरह होता है कि वो सेम रिपर्चेज कर सकता है फ्यूचर डेट में। Similarly, the buyer purchased the security with the agreement to resell the same to the seller at एग्री डेट एंड द प्राइस। सिमिलरली क्या करता है, जो बायर होता है जिसने परचेज किया है वो क्या कर सकता है, सिक्योरिटी विद एग्रीमेंट टू रीसेल, वो रीसेल कर देता है, रीसेल द सेम टू द सेलर एट एग्री डेट एंड प्राइस। जो भी डेट और प्राइस फिक्स्ड होती है, एग्री होती है कॉन्ट्रैक्ट में, उस समय वो क्या कर सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट को रीसेल कर सकता है पैसे के लिए। अंडर द रेपो और द रीपर्चेज ऑप्शन, बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई वाया द सेल ऑफ सिक्योरिटीज विद एन एग्रीमेंट टू परचेज द सिक्योरिटी बैक एट द फिक्स रेट एट अ फ्यूचर डेट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये रेपो रेट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जब बैंक्स क्या करती है, बोरो करती है मनी आरबीआई से। इस लाइन को याद रखना आप लोग को, ठीक है। बैंक्स क्या करती है, आरबीआई से मनी बोरो करती है तो उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। और रीपर्चेस ऑप्शन होता है, तो क्या करती है वो, द सेल वाया द सेल ऑफ सिक्योरिटीज विद एन एग्रीमेंट टू परचेज द सिक्योरिटी बैक एट फिक्स रेट। फिर वो क्या कर सकती है, दोबारा वो सिक्योरिटी परचेज कर सकती है, दोबारा वो सिक्योरिटी परचेज कर सकती है जब नीड हो। अंडर द रिवर्स रेपो रेट रेपो ऑपरेशन द आरबीआई बोरो मनी, आरबीआई देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आरबीआई बोरो करती है मनी फ्रॉम द बैंक्स, ड्रेइंग लिक्विडिटी आउट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, ट्रेनिंग। तो क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जब आरबीआई बोरो करती है मनी फ्रॉम द बैंक, कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई को नीड भी होती है मनी की, तो वो बोरो करती है कमर्शियल बैंक से या फिर सिस्टम, जो मनी मार्केट सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे आने की वजह से भी आरबीआई बैंक से ये बोरो करती है मनी, ठीक है, स्टेबल करने के लिए इकोनॉमिक को। द रेपो इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन दिसंबर 1992। रेपो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, रेपोज इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया दिसंबर 1992। सिंस नवंबर 1996 आरबीआई हैज़ इंट्रोड्यूस रिवर्स रेपो। 1996 में रिवर्स रेपो रेट हुआ था और 1992 में रेपो रेट हुआ, दैट इज टू सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू ऑक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑक्शन के थ्रू हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब हम रेट की बात करेंगे। द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर इन टर्म्स ऑफ रेपो रेट और द रिवर्स रेपो रेट, रिप्रेजेंटिंग द मनी बोरो और लेंडिंग रेट, ठीक है। रेपो रेट इज द रेट एट विच द बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई। रेपो रेट ऐसा रेट होता है जिस रेट पे बैंक बोरो करती है आरबीआई से। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वो रेट होता है जब आरबीआई बैंक से बोरो करती है, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। जो इसके आगे के इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।